चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। दो टॉपिक आपके फिजिक्स के वेक्टर में आए। एक था क्या, वेक्टर की इंफॉर्मेशन, स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन और वेक्टर्स का एडिशन। एडिशन की कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अगला टॉपिक क्या है आपके पास, वेक्टर्स का सबसेक्शन, जो कल चला था, बढ़िया से सीखा था आपने। इसके बाद तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इस टॉपिक के थ्रू हम पूरे वेक्टर की जानकारी हासिल करेंगे, पूरे चैप्टर की नहीं, पूरी ज़िंदगी में हर रोज़। जैसे एक चीज़ तुमने देखी होगी मैथ्स में, जब आप कहीं फंसते हो समीकरण हल करने में, द्विघात समीकरण में, जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाते हैं तो आपको याद आते हैं श्रीधराचार्य। कितनी इंपॉर्टेंस आप समझते होंगे। हर मैथ साइंस पढ़ने वाला बच्चा दिन में एक आध बार नाम उनका ज़रूर लेता है। भगवान का नाम ले ना ले, लेकिन उनका नाम लेना पड़ता है। ऐसा काम जीवन में करना चाहिए, सत्य है। तो वैसे ही इसकी अहमियत है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो जीवन में, तो आज के बाद आपके जीवन में लगभग हर रोज़ इसकी अहमियत होने वाली है। वो टॉपिक क्या है, दो वेक्टरों का परिणामी निकालने का पैरेललोग्राम लॉ। इसकी हेडिंग है समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम लॉ। यहाँ कोई लैंग्वेज या रिटन स्टोरी आपको अपनी थ्योरी कॉपी में नहीं लिखनी है, याद रखिएगा। बस ये आप समांतर चतुर्भुज का नियम, या हिंदी में अंग्रेजी में पैरेललोग्राम लॉ लिख करके ये आप ड्रॉप आउट करें, राइट। पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज का नियम, दो वेक्टरों के परिणामी निकालने का समांतर चतुर्भुज का नियम। कैसे? हमने कहा एक मेरा वेक्टर इधर जा रहा है जिसका नाम हमने क्या दिया है, P, और एक वेक्टर हमारा इधर जा रहा है जिसका नाम हमने दिया है Q। या मोटी मोटी भाषा में कह दें कि एक सामान यहाँ रखा है, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, आप ऐसे खींच रहे हैं। ये कहाँ जाएगा? तो ना ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा। कहाँ जाएगा? इसके पैरेलल यहाँ लाइन बना लें, इसके पैरेलल यहाँ लाइन बना लें, और जहाँ ये दोनों पैरेलल लाइंस मीट करेंगे ये वहीं जाएगा, ये वहीं। तो जहाँ ये दोनों पैरेलल लाइन मीट करती हैं, रिजल्टेंट बन गया क्या? और इसे वेक्टर के ट्रायंगल लॉ से भी आप जोड़ के देख सकते हो। देखो वेक्टर P के हेड में Q उठ के आके जुड़ गया ना, था यहाँ उठाया, इसके हेड में लगा दिया, ये रहा ना रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, इस रिजल्टेंट की ये डायरेक्शन क्या होगी, ये दो मुद्दे निकालना ही इस साइंस का बेसिक कंसेप्ट है। क्लियर? तो हमने कहा कि आप छोटा सा काम करिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करके पॉइंट बी पैदा करिए लंब डाल के, और एक त्रिभुज ऐसे पूरा हो गया। तो एक ट्रायंगल नज़र आ रहा था ABC। क्लियर है ना? इस ट्रायंगल में लगा दिया मैंने साइन थीटा बराबर, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो ज़रा आप इसमें एक काम करिए, बताइए हमें AB की वैल्यू क्या है। AC साइन थीटा, जो मेरा AC है वो वेक्टर Q के बराबर है क्या? हाँ, AC ही तो मेरा Q है। जो वेक्टर Q का परिमाण 5, 7, 5, 15, 25 कुछ होगा, वही तो होगा, Q साइन थीटा। आप सहमत हैं इक्वेशन नंबर 1 से? इसी पिक्चर में कास थीटा लगाना चाहता हूँ, साथ देंगे आप हमारा? आधार बटे कर्ण, बताओ BC कितना हुआ? इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। आनंद? आनंद में हो? एक ट्रायंगल ABD भी दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। AB किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ABD, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो आप बताइए, आपने AD का नाम क्या दे दिया है? रिजल्टेंट दिया है ना। AB की वैल्यू क्या आई थी? आई थी ना। और जो B से लेकर D तक है, आप पढ़े लिखे आदमी हो, अगर मैं इस जगह एक एक्सपेरिमेंट और लिखता, AB को तो AB लिखा है, और BD की जगह अगर मैं BC प्लस CD लिखता, तो आप मानते कि नहीं मानते? मैंने कोई गलत बात तो नहीं करी है।
मैंने बी से लेकर डी तक के डिस्टेंस को BC प्लस CD नोट किया है। अच्छा लग रहा है? AB की वैल्यू डेटा से उठा लाया इक्वेशन नंबर 1 से, और BC की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 से उठा लाया Q cos थीटा, और CD की वैल्यू यहाँ पिक्चर से उठा लाया P यानी इसकी वैल्यू, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण 5 5 5 5 10 15 कुछ होगा ना मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व करना बनता है दोस्त, और सॉल्व करने के लिए कोई तोप नहीं चलानी है, इतनी गणित सबको आती है। बता ना, तो इस जगह बताओ जरा यहाँ क्या हो गया। अगर क्यू स्क्वायर कॉमन करता तो ब्रैकेट के अंदर कौन आता? तो आप ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ, क्यू स्क्वायर बाहर आता तो ये क्यू स्क्वायर बचा, ये पी स्क्वायर बचा है, अब प्लस 2PQ। इसको उखाड़ दें क्या बेटा? वर्गमूल लगा दें क्या राजा बेटा? कहानी ख़त्म हो गई क्या राजा? यही तो कहना था। ये वो फार्मूला है जो तुम्हारी तकदीर, तस्वीर, सब कुछ बदलेगा। हाँ, इन दोनों का परिणामी इसी सूत्र से आज से निकालेंगे। देखिए, अभी कल आप कर रहे थे कि एक वेक्टर इधर की तरफ 100 किलोमीटर पर आवर है और दूसर का 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे जा रहा है, उसको भी 100 है, उसका भी, और डिग्री कितनी हो रही थी? इनका परिणामी आप कल निकाले थे 100√2। क्या निकाले थे? चेक करके देखो ज़रा। पी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, और काश 90 का मान 0 है तो ये दोनों पूरा गया 0। कितना आ जाएगा? यही तो 100√2 होगा। ये आज के बाद आपकी ज़िंदगी बन के रह जाएगा दोस्त। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। समझ गए होंगे? नो कन्फ्यूज़न, ना ही कोई परेशानी। आओ आगे तुम्हारी सीन को और आगे बढ़ाते हैं। मैं इस एंगल की चाहत में आया हूँ। परिणामी की दिशा, यह है परिणामी का मान। आज के बाद ये फार्मूला हमारी लाइफ है। परिणामी की दिशा इधर लिख दूँ क्या? कहीं इधर लिख दूँ। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ परिणामी की दिशा। देखो, मेरा रिजल्टेंट वाला वेक्टर ये है ना, वेक्टर P के साथ जो एंगल बना रहा है वही है परिणामी की दिशा। परिणामी की, तो ये एंगल जो बना रहा है इसका नाम अल्फ़ा दिया है, हम लोगों ने दिया है ना। तो मैं tan अल्फ़ा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? tan अल्फ़ा कहता तो लंब बटे आधार, लंब के रूप में AB है और आधार के रूप में पूरा B से लेकर D है, यानी मैं BC प्लस CD। बोलो बोलो, AB कौन था? Q साइन थीटा। BC कौन था? और CD कौन था? P प्लस Q कॉस थीटा लिख दूँ। ये वह है रिजल्टेंट की डायरेक्शन। बहुत जगह आपसे सवाल उठेगा, परिणामी की दिशा बताओ। परिणामी की कौन काम करेगा? ठीक है। कभी कभी जब कोई टेढ़ा मेढ़ा मामला आएगा तो परिणामी की दिशा, ये मतलब जल्दी नहीं आएगा, मैं तुमको स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ। कभी कह देगा इस Q वाले वेक्टर के साथ परिणामी की दिशा बताओ। इसके साथ तो हमेशा आएगा, लेकिन कभी कभी इसके साथ तुम्हारी किताब में कहीं नहीं आएगा। ज़िंदगी में कंपटीशन दोगे तो आएगा। तो इस एंगल को क्या मान लें? और अगर इसको बीटा कह दे तो एक ट्रिक है ये, जब आपको कभी tan बीटा निकालना हो, ये भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही है। जैसे अभी अल्फ़ा निकाले से बीटा निकाल, तो इसी फार्मूले में Q को P से और P को Q से रिप्लेस कर दें और कुछ ना करें। जहाँ Q था वहाँ P लिख दें, और जहाँ P था वहाँ, और जहाँ ये Q था वहाँ P। समझे कि नहीं? ये कभी आएगा नहीं P को Q से, Q को P से एक्सचेंज कर दें। कभी भी परिणामी की दिशा इसकी बजाय यहाँ से निकालनी हो तो ये स्पेसिफिक कंसेप्ट दे रहा हूँ तुम्हें। तो दो वेक्टरों का परिणामी निकालने का कौन सा सूत्र होता है, किस तरह का डायग्राम होता है, इस डायग्राम की अपनी खुद की क्या कहानी है, इसका नाम क्या है,
दो वेक्टरों के परिणामी निकालने का समांतर चतुर्भुज का नियम। इसे लोग ट्रायंगल लॉ भी नाम देते हैं, परिणामी निकालने का नाम भी देते हैं और समांतर चतुर्भुज का नियम भी देते हैं। ये हमारी थ्योरी कॉपी में एज इट इज जाएगा, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट लिखना नहीं है, कोई बातें करनी नहीं है। साइंस को समझना है, उम्मीद करता हूँ आ गई है। और यही से पूरा चैप्टर तुम्हारा 40% सवाल इससे लगेंगे। 40% ना कहो तो 25% कह दो। चैप्टर के न्यूमेरिकल 25% इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ इसको भी आप छापेंगे, नहीं छापेंगे, वीडियो से देख के अपना वीडियो भेज देंगे भी तुमको हम। हाँ हैं इतने, वो तो हैं ही, वो तो मुझे पता है, तुमको हमको क्या बता रहे हो। तो इसको बाद में देखेंगे आप। मैं कुछ सवाल लगा के दिखाऊं कि आपने इसे क्यों पढ़ा है। हाँ, आप मतलब क्या रह जाता है। फिजिक्स जैसा विषय पढ़ रहे हो, साला तुम न्यूमेरिकल पर उंगली नहीं रख रहे हो तो तुम बर्बाद तो वैसे ही हो। हाँ, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, और जो उन मास्टर ये काम कर रहा हूँ उसको भी चैलेंज करता हूँ, जो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा हूँ उसको भी बता रहा हूँ। अगर आप उन बच्चों को न्यूमेरिकल के लिए इनकरेज नहीं करते हो क्लास 11th, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। मुझसे लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो, उनका भविष्य कभी नहीं बनेगा अगर आप उनको। और आपकी जिम्मेदारी, मैं शिक्षक को तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं तुम्हें सिखाऊं, तभी तो तुम सीखोगे। तुमको आकाशवाणी होगी, तुमको मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अब मैंने कहा ये टॉपिक थ्योरी तो बहुत बढ़िया, इसमें लिखवा दी, कथा भी लिखवा दी। माना एक वेक्टर पी है और उसके साथ थीटा कोण बनाता हुआ दूसरा वेक्टर क्यू लगा हुआ है। इन दोनों वेक्टरों का परिणामी ज्ञात करने के लिए पी के समांतर एक रेखा पी और क्यू के समांतर एक रेखा क्यू हमने बंद किया। पी के समांतर एक रेखा पी पर और क्यू के समांतर दूसरा वेक्टर क्यू लगते हैं और देखते हैं दोनों का परिणामी, जहाँ समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं और यहाँ परिणामी। तो निपूरा लेसन लिखने का क्या फ़ायदा है यार, ये इसका काम है क्या कोई? वो तो तुम्हें समझ में आ गया कि दो वेक्टर एक पी और एक ऐसे क्यू जा रहे हैं तो उनका परिणामी कहाँ जाएगा। तो फिजिक्स को समझना है कि वहाँ कथा जमा करनी है, कथा नहीं जमा करनी है। अब कथा जमा करो, मैं बताता हूँ कहाँ, जहाँ तुम्हारा समय लगेगा। क्या करने में? सवाल लगाने में। मैं सवाल दिखाता हूँ, मैं सवाल दिखाता हूँ। सुनिएगा, आज का क्वेश्चन नंबर 9 इसी कंसेप्ट को लेकर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर, बीच में फिर सब गोल, कोई काम इसका नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं है। 9 और 11 दो एग्जाम्पल, इसके बाद एक आध दो सवाल एक्सरसाइज में केवल। बहुत थोड़े सवाल होंगे इस कंसेप्ट को लेकर। इस कंसेप्ट की अहमियत एनसीईआरटी में आपको दिखेगी, ये क्यों पढ़ा था, समझ गए कि नहीं। आपकी किताब इस कंसेप्ट से विहीन है और एक्सरसाइज में भी ऐसे दो सवाल। अभी मैं दो एग्जाम्पल्स का बताता हूँ। एग्जाम्पल कौन कौन बोला? 9 और 12, 9 11 और हाँ बस दो ही हैं। दोनों एग्जाम्पल्स को देखें आप। पहला वाला क्वेश्चन आपका लग ही गया, जोड़ने घटाने वाला है ये। दूसरे पर ट्राई करेंगे, वो भी बिल्कुल लग ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। हवाई जहाज़ वाला हमने लगा ही दिया था, तीसरा भी लग गया। छठवां भी तुमने लगा लिया है ना। 1 2 3 4 5 6 तक तुमने ट्राई करे होंगे, लग गए होंगे। आज 7वें का नंबर होगा, आज 9वें का नंबर है, आज 11वें का नंबर है। ठीक है, सुनेंगे एक एक करके एवरीवन क्वेश्चन लगा जाऊंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं। कह रहा है दो सदिशों u और v का परिणामी, ध्यान से सुनिए, दो सदिशों u और v का परिणामी, परिमाण में v का आधा है और वह u पर लंब है। पढ़ो, दो सदिशों u और v का परिणामी u पर लंब है और परिमाण में v का आधा है। u और v के बीच का कोण बताओ। अगर आप इनकी मानोगे तुम्हारा पूरा जीवन कलह में बीत जाएगा। मेहरारू आएगी और लड़ाई करेगी, बोले लड़कन के पढ़ावे कराए इतनो न पढ़ी पाए। हाँ समझे ना, भविष्य दिखा रहा हूँ तुमको, तुम्हारा कम से कम पढ़ाई लेते हैं। अबे तुम्हारे लड़कन का पढ़ाओ हम। पिछले साल, इस साल 12 में पढ़ रहा है एक बच्चा जो है, हम पढ़ाए थे, उसका लड़का जो है 12 में पढ़ता है इस समय मेरे पास। जिसको मैंने पढ़ाया था उसका लड़का क्लास 12th में स्टूडेंट है मेरा। नहीं समझे? ये मेरे लिए गौरव की बात है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दूं?
कह रहा है दो सदिशों u और v का परिणामी, ये एग्जाम्पल 9 है। दो वेक्टर u और v का परिणामी u पर लंब है, u पर सुनो, अगर वेक्टर मेरा u ऐसे था और वेक्टर v का जो एंगल इसके साथ बन रहा है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं नॉर्मली ऐसे बना दूंगा। बोलो बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? u और v को ऐसे दिखाऊंगा। तो उसने कहा u और v का परिणामी, u और v का, ये तो यही बनेगा। बोलो, कह रहा u पर लंब है, u पर जिंदगी में डायग्राम हो ही नहीं सकता है। u और v का परिणामी u पर लंब, तो क्या ये लंब है? क्या ये कोण 90 डिग्री का है? यानी u और v अगर न्यून कोण पर हैं तो इनका परिणामी कभी लंब हो ही नहीं सकता है। अरे जब यही 90 डिग्री नहीं है तो ये कैसे 90 होगा बताओ? यानी ये डायग्राम गलत है। नई कहानी, हमने कह दिया मेरा ये u वेक्टर है और मेरा ये v वेक्टर है, और इनका परिणामी खींचने जाएंगे तो इसके समांतर इधर पाएंगे, इसके समांतर इधर पाएंगे ये परिणामी, तो भी एंगल कभी, जब 90 यही पूरा है तो ये कभी 90 हो सकता है क्या? यानी दो कंडीशन अपने आप डिस्कार्ड हो गई कि u और v दो वेक्टर जो हैं, जो दिए गए वेक्टर हैं, वो न तो न्यून कोण पर होंगे न समकोण पर होंगे। अगर वो दोनों वेक्टर यहाँ मौजूद हैं तो एक बात पक्का है कि इसका नाम u है और इसका नाम v है। इसका नाम u है और इसका नाम, और इनका परिणामी, पिक्चर देख पा रहे हैं आप मेरी? एक वेक्टर u है, दूसरा वेक्टर u है, अनुज v है, इनका परिणामी देखो अब दिखने लगा होगा, u पर लंब है, u पर देखो, इसके समांतर ये वेक्टर है कि नहीं है मुझे बताना, और इसके समांतर ये वेक्टर है कि नहीं है मुझे बताना। समांतर चतुर्भुज का नियम ही तो लगाना है, और पिक्चर स्पष्ट है कि अब ये एंगल निश्चित तौर से 90 हो जाएगा। u और v दो सदिशों का परिणामी आनंद u पर लंब है, u पर लंब है। अब परिमाण में v का आधा है, परिमाण में v का, यानी इसकी लंबाई इसकी आधी है। तो कह रहा है u और v के बीच का कोण बताओ, u और v के बीच का। अगर इस वेक्टर का नाम u है तो इस वेक्टर का नाम भी u होगा, इसके समांतर और बराबर है। इसका नाम v है तो इसका नाम भी v रहा होगा, इसमें कोई संशय तो नहीं है? बताओ, कह रहा है। और जो ये परिणामी आया है इसका नाम r है, इसका नाम क्या है? और इसके बारे में क्या बताया गया है? तो कह रहे पूरा कोण बताओ। ये पूरा कोण तो 90 तो इतना ही है, काश ये कोण और मिल जाता तो मैं अभी कोण बता देता। ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या तुम्हें? ये आधार है और ये कर्ण है क्या? काश थीटा का संबंध आधार और कर्ण का होता है। आधार कितना है बाबू? आधार कितना है और कर्ण कितना है? कितना आ गया? काश में 1/2 वैल्यू कितने की होती है? 60 की। अगर ये एंगल 60 होता, ये 90 होता तो कुल कोण कितना होता? चेक करो, 150, 90, 50, 90, 60। चेक करो आया क्या? तुम्हारा जन्म गुजर जाएगा इस सवाल को लगाते देखते, क्या लगाया है साले गधों ने। तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा इसका सॉल्यूशन देखने लगोगे तो। क्या ये साइंस तुम्हें समझ नहीं आया? लेकिन अगर साइंस को साइंस रखोगे तब तक क्लियर होगा। ऐसे बकरोलई करने दांतनी पोरे चले आए हैं, कोचिंग करने जा रहे हैं ट्रायल लेने, तो ट्रायल लेने आने वाले पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते कौन है? जो पढ़ने आए हैं, आप जैसे। क्लियर हो गया? सोच के आए थे पहले क्या मुझे पढ़ना है। कंसेप्ट बन गई कि नहीं बन गई? वही तुम्हें आगे बढ़ाई। सोच ही तो आगे बढ़ाती है। सोच लेते हैं आगे बढ़ते हैं, सोच सब कुछ होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, सोच से ही मोटा हो जाता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या दिया जा सकता है? कंसेप्ट क्लियर हो गया अनुज? एकदम फाइन। अगला सवाल क्या कहता है भैया? बहुत सरल है। कह रहा है दो सदिशों P और Q का परिणामी R है। बोला Q को अगर उलट दें तो नया परिणामी यस हो जाता है। नया परिणामी तो देखो, अब ये कोई कोण तो बताए नहीं है हमसे। इनका नाम भाई साहब P है, इनका नाम Q है। कोई तो कोण होगा इनके बीच का। अब दिया नहीं है तो मान ले थीटा है।
अब चाहे इतना मान लें, चाहे इतना मान लें, चाहे ऐसे मान लें, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। P और Q का परिणामी S है, इसका नाम Q है, तो इनका परिणामी जो है वो S है। यही तो दिया है, R है। तो अभी R वाला सूत्र लगा दें। अब सूत्र याद किए हैं, मतलब पढ़े हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ मैंने R स्क्वायर कर दिया ना यहाँ, 2PQ, मज़ा आ गई। अब कह रहा है यदि Q को उलट दिया जाए, यदि Q को, तो पिक्चर में P तो आज भी अपनी जगह पर है, और Q को अगर उलट देंगे तो एक मुँह बेचारे क्या इससे बन जाए। जौन एंगल पहले तो यार थीटा रहा, अब कितना हुई जाए बताए जरा बेटवा। थीटा तो यही रहा, 180 और हुई गए, यानी जो कोण दोनों वेक्टरों के बीच का था, जो पहले थीटा था, वो 180 प्लस थीटा हो गया। अनुज देखो, ये वेक्टर मेरा ऐसे था ना, और इसको पलटी मार दी तो 180 और बन गया एंगल। थीटा तो पहले था, और कितना हो गया, 180 प्लस थीटा। तो नए परिणामी का नाम यस हो गया। तो यस स्क्वायर इज इक्वल टू P, तो P है, Q तो Q है। कोण कितना हो गया, और काश 180 प्लस थीटा पढ़ने वाले जानते हैं माइनस काश थीटा होता है। काश 180 प्लस थीटा क्या होता है, हाँ क्यों, क्योंकि ASTC 180 प्लस जाऊंगा तो T फॉर tan में आऊँगा। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan और काट पॉजिटिव होते हैं, और काश जो होता है वो निगेटिव होता है। तो काश 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा होगा। अब आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो ये खा जाएंगे। देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या था, अगर आपके पास सूत्र नहीं पता था, आपको कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो सवाल आपके लिए पहेली बन के रह जाते कि नहीं दोनों, और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। इनको चलते चलते ध्यान रखेगा, आज की यह लेक्चर आपके पूरे जीवन भर काम आएगी। लाइफ टाइम कंसेप्ट है ये कोई 2 दिन 2 मिनट के लिए नहीं कि आज वेक्टर पढ़ा इसलिए। लाइफ टाइम मतलब 11th की फिजिक्स में पूरी फिजिक्स में, और 12th की फिजिक्स में पूरी फिजिक्स में, और उसके बाद आगे जहाँ जाओगे, जो पढ़ोगे, साइंस में रहोगे, फिजिक्स में रहोगे, सेक्टर रहेगा, तो यह फार्मूला आपके साथ रहेगा, ये कंसेप्ट आपके साथ रहेगी। तो आज मेरा काम हो गया ख़त्म, वेक्टर रेजोल्यूशन बता दिया। कल के लेक्चर में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का इंतज़ार करिए, और फिर झमाझम जब तक लग नहीं जाएगा चैप्टर, तब तक वेक्टर ख़त्म नहीं होगा। हाँ, कोई मिशन नहीं दिया है कोई, समझे कि नहीं कल ख़त्म करना है, कोई मुहूर्त नहीं निकालता हूँ मैं। जब तुम ख़त्म करोगे तब ख़त्म होगा। तुम अपनी डाउट ख़त्म करोगे, मैं क्लास ख़त्म करूँगा। तुम्हारी डाउट नहीं ख़त्म होंगे जब तक तुम्हारी कंसेप्ट नहीं बनेंगी, तब तक मैं चैप्टर को ख़त्म नहीं करूँगा। समझ गए क्या हुआ? साले चूतिया हैं, इनको दिमाग नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ।